जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube के चैनल भाषा गणित में। तो हम कक्षा 9 के गणित की मैथ की सीरीज में पढ़ रहे थे अभाज्य गुणनखंड यानी बहुपद और संख्या पद्धति, इन सभी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज चलेंगे। अगला टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए चर किसे कहते हैं। चर, यहां लिखेंगे चर। चर वह राशि होती है जिसका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। इसको हम x, जैसे कि x, y, z इस रूप में लिखा जाता है। तो हम नहीं कह सकते x का मान कितना होगा कि y का मान कितना होगा। चर उन राशियों को कहते हैं जिनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। दूसरा होता है अचर। अचर एक ऐसी राशि होती है जिसका मान हमेशा निश्चित होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसी तमाम संख्याएं। जैसे मैंने कह दिया अचर एक संख्या 1 है, या मान लीजिए 2 ले लिया गया, तो क्या करेंगे, हमने इससे पूछ दिया आपसे कि इसका मान 2 है तो इसका मान क्या 3 हो सकता है क्या? तो आप बताएंगे कि 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, इसका मान 3 कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान हमेशा निश्चित होता है, और चर वे राशियां होती हैं जिनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता, यानी कि हम देखकर बता नहीं पाएंगे कि चर राशियों का मान क्या होगा। तो इसी से संबंधित आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो आप यहाँ देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने पढ़ लिया चर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ऐसा व्यंजक एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक चर वाला यानी केवल एक चर का प्रयोग हो। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं x मैंने माना कोई चर है और हम इसका बीजगणितीय व्यंजक बनाएंगे। इसको हमने लिख दिया 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये दो पद का एक व्यंजक है और इसको हम बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो इसमें एक चर राशि का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस समीकरण को हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? ऐसा समीकरण या ऐसा व्यंजक जिसमें दो राशियों यानी कि दो चर राशियों का प्रयोग हुआ हो, उस समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे ये लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर दो चर राशियों का प्रयोग हुआ है, तो इस समीकरण को देखकर आप बता सकते हैं ये कौन सा समीकरण है। यानी कि इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है उदाहरण सहित आप परिभाषा दीजिए, तो क्या कहेंगे? ऐसी दो चर राशियाँ जिनको गुणनफल, योगफल एवं अंतर के रूप में चर और अचर राशियों के रूप में लिखा जाए तो क्या कहेंगे? ऐसे व्यंजक को हम दो चर राशि वाले व्यंजक कहते हैं। समझ में आई बात? तो अब इससे संबंधित हमने आपको बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अब इन सवालों को कैसे हल किया जाता है आगे बताते हैं। अब जैसे एक पद दिया जाए, क्या दिया जाए? जैसे दिया गया 2y प्लस 1। आपसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण में कौन सा चर यानी कितने चर दिए गए, इस समीकरण में कितने चर का प्रयोग हुआ है। तो आपका जवाब होना चाहिए एक चर। यानी आपसे पूछा जाएगा कितने चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बात समझ में आई? इसी तरह से आपसे पूछा जाए ये समीकरण जो दिया गया है ये कितने चर राशि वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण।
दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसी से दो सवाल और बनाते हैं। आपसे पूछेगा 2y+1 में इस जब सवाल को हल करोगे तो इसके कितने हल होंगे, यानी कि 2y+1 के कितने हल होंगे आपसे पूछेगा, तो आप क्या जवाब दोगे, कितने हल होंगे। यदि व्यंजक में केवल एक चर प्रयोग हुआ तो क्या कहेंगे उसको, एक चर राशि वाला समीकरण। और क्या पूछेगा कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, तो आप बताएंगे कि यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसका हल भी कितना होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। बात समझ में आई। यदि एक चरराशि वाला समीकरण है तो उस समीकरण का हल भी एक होगा। यदि आपसे पूछ दे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि इसके एक हल होंगे कि दो होंगे कि कितने होंगे। क्यों? क्योंकि आप बताते हैं यदि मैं यहाँ पर माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर मैंने इस समीकरण में 0 रख दिया, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × 0 + y + 6 बराबर 0। ये मान तो 0 हो गया, y बराबर कितना आया, -6। तो x और y के मान क्या है, 0, -6। यदि मैं यहाँ पर x का मान x का मान मैं यहाँ रख दूं कितना, 1। इस समीकरण में x का मान यदि 1 रख देता हूँ तो कितना आएगा, 3 × 1 + y + 6 बराबर 0। 3 × 1 करोगे तो 3 आएगा, y + 6 बराबर 0। यहाँ से 3 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 9। तो y बराबर कितना आएगा, -9। उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x और y के मान कितने आए, मैंने रखा था 1 और y का मान कितना आया, -। तो यहाँ से मैंने जब x बराबर 0 रखा तब ये मान आया, x बराबर 1 रखा तब ये आया। इसी प्रकार और भी मान रखेंगे तब क्या आएगा, अलग अलग आएगा। यानी कि हम बता नहीं सकते कि इसके कितने हल होंगे। इसके दो चर राशि वाले समीकरण के अनेकों हल हो सकते हैं, लेकिन एक चर राशि वाला यदि समीकरण है तो उसके केवल एक ही हल होंगे। बात समझ में आई। थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर आगे बताएंगे कल की क्लास में। दो चर राशि वाले समीकरण में आपसे चतुर्थांश के बारे में पूछेगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्थांश। क्या देखते हैं, चतुर्थांश। ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। एक ये क्षैतिज रेखा बनाई। क्या बनाई, क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं y अक्ष। ऊर्ध्वाधर वाली रेखा को याद कर लेना, ऊर्ध्वाधर वाली रेखा y अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, y अक्ष। और क्षैतिज जो रेखा है उसको कहते हैं x अक्ष। क्षैतिज रेखा को कहते हैं x अक्ष। बात समझ गए। ऊर्ध्वाधर वाली क्या होगी, y अक्ष। क्षैतिज वाली x अक्ष। अब इसमें आपने देखा, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत काटती हैं, यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आई। और इस बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। बात समझ में आई। अब आपसे कह दिया जाए इस पूरे ग्राफ को, पूरे चित्रण को चतुर्थांश बोला जाता है। चतुर्थांश क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आपस में बराबर 4 भागों में बांटता है।
पहले वाले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और दूसरे वाले को द्वितीय बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा चतुर्थांश से संबंधित सवालों को। यदि आप ये चतुर्थांश याद कर लिए तो आपको सारे सवाल आ जाएंगे। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। आपने सीखा इस ग्राफ को चतुर्थांश बोलते हैं और ये ग्राफ 4 बराबर भागों में बटा है और सभी भागों को अलग अलग चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। पहले वाले को प्रथम कहते हैं, दूसरे वाले को द्वितीय, तीसरे को तृतीय और चौथे को चतुर्थांश बोला जाता है। अब चिन्ह परपाटी। चिन्ह परपाटी का मतलब है प्रथम चतुर्थांश में x और y के मान धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में हमको चिन्ह परपाटी ही मेन है, x और y। यहाँ पर जो x अक्ष है इस पर x का मान निरूपित किया जाता है और y अक्ष में y का मान लिखा जाता है। इनको हम अपने हिसाब से बराबर भागों में और प्राकृतिक संख्या के रूप में इसको बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब है 1, 2, 3, 4 गिनती वाली। समझ गए? तो प्रथम भाग में x और y के मान हमेशा धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? x और y के मान हमेशा धनात्मक होते हैं। द्वितीय वाले में x का मान माइनस में होता है और y का मान धनात्मक होता है। इसी प्रकार तृतीय में x और y के मान दोनों ही ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ वाले में x प्लस होता है और y का मान हमेशा माइनस होता है। इसी प्रकार इस जो अक्ष है यहाँ से लेकर इतने वाले अक्ष को x अक्ष बोलते हैं, यानी जो चतुर्थांश जहाँ पर काटेगा उसको हम मूल बिंदु कहते हैं और वहाँ के निर्देशांक 0, 0, 0 का मतलब है x का मान भी 0 होता है और यहाँ पर y का मान भी 0 होता है। तो इस मूल बिंदु के दाईं ओर का जो अक्ष है उसको x अक्ष बोलते हैं और इस मूल बिंदु के बाईं ओर का जो अक्ष है उसको x डैश अक्ष बोलते हैं। बात समझ में आई? इसी प्रकार इस मूल बिंदु के ऊपर वाले अक्ष को y अक्ष कहते हैं और इस मूल बिंदु के नीचे वाले अक्ष को y डैश अक्ष कहते हैं। और जो x डैश और y डैश है इन दोनों का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? x डैश और y डैश का मान हमेशा ऋणात्मक होता है और y और x का मान हमेशा धनात्मक होता है। यहाँ से आप पकड़ सकते हैं इस चतुर्थांश में x का मान हमेशा ऋणात्मक होगा, इसलिए -x, y और y का मान धनात्मक है तो ये क्या होगा? y। इसी प्रकार यहाँ पर x डैश और y डैश आएंगे तो दोनों का मान ऋणात्मक होगा तो इसलिए -x और -y। यहाँ पर आएंगे चौथे वाले में तो x का मान धनात्मक होगा और y का मान हमेशा ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से आप चिन्ह को याद कर सकते हैं इस अक्ष को देखकर। तो बात समझ गए? और इस x को भुज और कोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? x को भुज कहते हैं और y को कोट बोला जाता है। इतना समझ गए? तो चतुर्थांश के बारे में इतना ही आज बताएंगे, कल इससे संबंधित और भी बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।